नमस्ते फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश बुडानिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देईदास नौहर में पोस्टेड हूँ। आज न्याय से संबंधित अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा प्लेटो के न्याय सिद्धांत। प्लेटो के बाद आज का अपना अगला जो विषय है वो है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु जो यूनानी दार्शनिक है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान में हुआ और जो 322 ईसा पूर्व तक इस धरती पर रहे, यानी राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का न्याय सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। यूनानी विचारक जिन्होंने न्याय के बारे में अपनी धारणा, अपना सिद्धांत दिया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। राजनीति विज्ञान का जनक, यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस कहा। अरस्तु यथार्थवादी अनुभववादी और अनुभववादी आगमनात्मक पद्धति का विचारक माना जाता है। अरस्तु को यथार्थवादी, अनुभववादी और आगमनात्मक पद्धति का विचारक माना जाता है। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी, जिनमें पॉलिटिक्स जो 350 बीसी यानी 350 ईसा पूर्व में लिखी थी, सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। अरस्तु के टोटल ग्रंथों की संख्या लगभग 400 मानी जाती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की रचना 350 बीसी में की। पॉलिटिक्स 8 अध्यायों में विभाजित है। 8 अध्याय यानी पॉलिटिक्स के 8 अध्याय है। उन 8 अध्यायों में विभाजित है। ये अरस्तु की सामान्य जानकारी। हम पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु न्याय के बारे में क्या कहता है, न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है, इन विचारों का, इन चीजों का आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत। अरस्तु ने मानवीय संबंधों का निगमन, अरस्तु के न्याय में मानवीय संबंधों का नियमन है। संबंधों का
नियमन है। अरस्तु के न्याय में मानवीय संबंधों का नियमन है। अरस्तु कहता है, अरस्तु अपने न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता यानी क्षमता के अनुपात को ही सही न्याय माना। यानी अरस्तु ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जितना प्राप्त करना चाहता है, अपनी क्षमता के आधार पर जो जितना प्राप्त करना चाहता है, उसी के अनुपात को ही न्याय माना गया है। अर्थात अरस्तु ने कहा कि समान लोगों के साथ समान व असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार यानी अरस्तु के न्याय का सिद्धांत है कि समान लोगों के समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही न्याय माना जाता है। अर्थात अरस्तु ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है, यानी योग्यता अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार से समान नहीं है। हम कह सकते हैं अरस्तु का न्याय सिद्धांत मानवीय संबंधों का नियमन है। अरस्तु के न्याय का मुख्य विषय यह है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। अर्थात अरस्तु ने कहा, समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। अरस्तु का न्याय दो भागों में बांटते हैं। अरस्तु का न्याय, अरस्तु के न्याय को देखा जाए तो अपने दो भागों में इस न्याय को बांटते हैं। पहला न्याय है वितरणात्मक न्याय, और दूसरा न्याय है संशोधन या प्रतिवर्ती या परिसंशोधन न्याय। यानी अरस्तु के न्याय को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय, दूसरा है संशोधनात्मक न्याय या परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय। वितरणात्मक न्याय में क्या है? वितरणात्मक न्याय में धन संपत्ति पदों का वितरण, धन संपत्ति पद आदि का वितरण है। वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर वितरण योग्यता के आधार पर हो। वितरण
अनुपातिक हो, अनुपातिक हो, यानी जो व्यक्ति जितना काम करे, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसका जितना योगदान हो, उसी अनुपात में उसका वितरण होना चाहिए। अर्थात वितरणात्मक न्याय रेखा गणितीय वितरण की पद्धति रेखा गणितीय आधार पर होनी चाहिए, यानी शक्ति एवं संवर्धन आदि का वितरण। तो ये था अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय यानी विधायिका अर्थात संसद के कार्यक्षेत्र में आता है। दोबारा सुनिए, अरस्तु ने अपने न्याय को दो भागों में बांटा। पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा संशोधन न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या है? वितरणात्मक संसाधनों का वितरण कहलाता है। वितरण कैसे किया जाए? योग्यता के आधार पर वितरण हो। वितरण किस आधार पर हो? योग्यता के आधार पर वितरण हो। वितरण अनुपातिक हो। जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता हो संसाधनों का, वो उतना ही हकदार माना जाना चाहिए, यानी अनुपातिक समानता। अर्थात अनुपातिक समानता मतलब है कम या ज्यादा, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया जा सकता है। हम कह सकते हैं यह वितरण रेखा गणितीय अनुपात में कहलाता है। अर्थात यह वितरण विधायिका यानी संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह अरस्तु का वितरणात्मक न्याय कहलाता है। दूसरा है संशोधन न्याय या प्रतिवर्ती न्याय। संशोधन न्याय है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अधिकारों की रक्षा करे। रक्षा कौन करे? रक्षा राज्य करे। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के जो जो अधिकार है उनकी रक्षा करना चाहिए। रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान आदि जो अधिकार है उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। यह सभी को समान रूप से होना चाहिए। यह असमान नहीं होना चाहिए, यह समान रूप से होना चाहिए। हम कह सकते हैं संशोधन न्याय अंकगणितीय अनुपात में होता है। अंकगणितीय यानी सभी को समान वितरण किया जाए, सभी को बराबर बराबर वितरण किया जाए। यह वितरण संशोधन न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अर्थात न्यायपालिका का काम है, न्यायालय का काम है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए? सभी के लिए समान अधिकार है, सभी के लिए समान कानून है। अर्थात व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान आदि जो अधिकार है उनका सभी की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। हम कह सकते हैं वितरणात्मक न्याय रेखा गणितीय अनुपात में होता है, जबकि संशोधन न्याय अंकगणितीय अनुपात में होता है। यानी वितरणात्मक न्याय कम ज्यादा हो सकता है, अर्थात संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। संशोधन न्याय बराबर होता है, अंकगणितीय होता है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये है अरस्तु का न्याय सिद्धांत। जरूर क्लियर हुआ होगा। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय, संशोधन न्याय। वितरणात्मक न्याय सभी को बराबर नहीं, योग्यता के आधार पर वितरण। संशोधन न्याय सभी को बराबर डिवाइडेशन करना चाहिए। ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये हमने पढ़ा अरस्तु का
न्याय सिद्धांत। दोबारा एक चीज बता दूं, अरस्तु कभी भी समानता का समर्थन नहीं करता। अरस्तु ने कहा समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, यही न्याय का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, यही न्याय का मुख्य बिंदु माना जाता है। हमने पढ़ा अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु कौन था, अरस्तु के बारे में आपको विस्तार से बताया। अरस्तु का न्याय क्षेत्र और प्लेटो के न्याय क्षेत्र में क्या अंतर है, अर्थात प्लेटो ने यह कहा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही न्याय माना जाता है। अर्थात प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है। प्लेटो का न्याय एक विशेषाधिकार क्षेत्र का न्याय कहलाता है। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर को जो शिक्षा है वो अरस्तु ने दी, यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। हमने दो सिद्धांत न्याय के पढ़ लिए हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो कार्य विभाजन का सिद्धांत है, विशेषाधिकार का सिद्धांत है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत जो वितरणात्मक और परिशोधनात्मक न्याय आदि क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं मध्य काल में न्याय। मध्य काल में न्याय। प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकाल के बारे में अगर मध्यकाल को देखा जाए तो यहां पर राजा और चर्च दोनों के बीच द्वंद्व चलता था। दोनों के बीच ऊपर और नीचे का झगड़ा चलता था। अर्थात मध्यकाल में देखा जाए तो कि राजा की प्रतिष्ठा अधिक है या चर्च की प्रतिष्ठा अधिक है। मध्यकाल के विद्वानों को देखा जाए तो दो मुख्य विद्वान सामने आते हैं। पहला है संत ऑगस्टाइन। मध्यकालीन प्रथम विद्वान कौन है, संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन ने एक बुक लिखी, द सिटी ऑफ गॉड। किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। ऑगस्टाइन की बुक का नाम द सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड में संत ऑगस्टाइन क्या लिखता है, ईश्वर के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय कहलाता है। अर्थात ऑगस्टाइन का न्याय क्या है, ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य का पालन करे वो ही न्याय कहलाता है। अर्थात ईश्वर में आस्था अधिक रखते हैं। संत ऑगस्टाइन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में कहता है ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य का पालन हो वो ही न्याय कहलाता है। संत ऑगस्टाइन ने कहा जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वे राज्य चोर उचक्कों के घर मात्र है। अर्थात न्याय का बहुत बड़ा समर्थन करता है संत ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन ने कहा
जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है, ऐसा राज्य नहीं होता, ऐसा राज्य चोर और कुचंकों का घर माना जाता है। तो संत ऑगस्टाइन ने कहा कि ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन करना ही न्याय कहलाता है। दूसरा विचारक है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, थॉमस एक्विनास। प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए बता दूं, थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहते हैं। थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। थॉमस एक्विनास ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, कानून व न्याय, कानून और न्याय दोनों का साथ रहना जरूरी है। जहां कानून है वहीं न्याय। थॉमस एक्विनास ने यह कहा कि जिस राज्य में लोग अनुशासित रहते हुए अपने कर्तव्यों का ऐसे पालन करते हैं जैसी व्यवस्था मांग करती है, वो ही राज्य न्यायप्रिय राज्य है। यानी इन्होंने थॉमस एक्विनास ने क्या कहा? लोग अनुशासन में रहकर ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं जो व्यवस्था मांग करती है, जो व्यवस्था मांग करती है। बहुत अच्छी बात गई। थॉमस एक्विनास का न्याय क्या है? यानी थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु माना जाता है। थॉमस एक्विनास ने कहा कानून और न्याय दोनों साथ साथ होने चाहिए। थॉमस एक्विनास ने कहा न्याय क्या है? जहां के लोग अनुशासन में रहते हुए उन कर्तव्यों का पालन करते हैं जिनकी व्यवस्था मांग करती है, वो ही न्याय कहलाता है। ऐसे राज्य न्यायप्रिय राज्य कहलाते हैं। तो मध्यकाल का न्याय, दो विचारक है, संत ऑगस्टाइन, सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति आस्था रखना। न्याय है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो चोर और डाकुओं का घर होता है, राज्य नहीं कहलाता है। थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। थॉमस एक्विनास ने क्या कहा कि कानून और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। थॉमस एक्विनास ने कहा जो लोग अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ऐसी व्यवस्था जो मांग करती है ऐसे कर्तव्यों का पालन करे, वो ही न्याय कहलाता है। तो न्याय के हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिया। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, मध्यकाल का न्याय सिद्धांत। मध्यकाल में न्याय सिद्धांत में 2 प्रमुख विचारक है। प्रथम विचारक संत ऑगस्टाइन की किताब है द सिटी ऑफ गॉड। इसमें क्या लिखा? ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन। इसने क्या कहा ऑगस्टाइन ने? जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं के झुंड मात्र रह जाते हैं। एक्विनास ने क्या कहा? कानून और न्याय साथ साथ चलते हैं। लोग ऐसे व्यवस्था का पालन करें, ऐसे व्यवस्था या अनुशासन पर चले जिनकी व्यवस्था मांग करती है, वो ही न्याय है। हम न्याय के चौथा जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो है आधुनिक काल में न्याय। आधुनिक काल में न्याय, हमने न्याय को परंपरागत न्याय पढ़ लिया, मध्यकाल का न्याय पढ़ लिया, आधुनिक काल का न्याय पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक न्याय में अगर देखा जाए तो 3-4 मुख्य विचारकों के नाम शामिल है। आधुनिक काल में डेविड ह्यूम,
1711 से लेकर 1776 डेविड ह्यूम। दूसरा है जेरेमी बेंथम। बेंथम है 1748 ईस्वी सन से 1832 ईस्वी सन तक। तीसरा है जे एस मिल है 1806 से लेकर 1873। आधुनिक काल के तीन मुख्य विचारक पढ़ने जा रहे हैं, डेविड ह्यूम, दूसरा है जेरेमी बेंथम और तीसरा है जेएस मिल। अगर डेविड ह्यूम की बात देखी जाए, डेविड ह्यूम ने न्याय के बारे में क्या बताया, कौन सा सिद्धांत बताया? संसाधनों का वितरण ही न्याय, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, नियमों का पालन हो, कानूनों का पालन हो और समान कानून सभी के लिए, समान कानून हो, वो ही न्याय कहलाता है। ठीक है, डेविड ह्यूम ने क्या कहा? जहां पर संसाधनों का समान वितरण हो, नियमों यानी कानूनों का पालन किया जाए, सबके लिए समान कानून बने, ऐसे राज्य हमेशा ही उपयोगी राज्य कहलाते हैं। उपयोगी। दूसरा विचारक, उपयोगी नाम आ गया, दूसरा विचारक हम पढ़ रहे हैं बेंथम का न्याय क्या है? बेंथम ये रहा 1748 से लेकर 1832। बेंथम ने क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है इसकी। बेंथम ने क्या कहा? न्याय क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जरूर लर्न कीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है। बेंथम जो उपयोगितावादी है, बेंथम को क्या माना जाता है? उपयोगितावादी। बेंथम ने क्या कहा? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय कहलाता है। बेंथम कहता है यदि किसी व्यवस्था के प्रति 51% लोग सहमत है, चाहे 41% लोग असहमत हो, वह व्यवस्था उपयोगी है, सुख देने वाली है। सुख दुख का सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत बेंथम ने कहा। बेंथम की एक और बात जरूर याद रखिए, क्योंकि बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का बहुत अधिक खंडन करता है। प्राकृतिक अधिकार संबंधी शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधली कर देती है। जरूर याद रखिए, बेंथम किसका अधिक खंडन करता है, किसका विरोधी है? प्राकृतिक अधिकार यानी नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। बेंथम ने क्या कहा? प्राकृतिक अधिकार संबंधी शब्दावली यथार्थ मूल्यों को नष्ट या धुंधला कर देती है। ये है आधुनिक काल में बेंथम का न्याय। बेंथम का न्याय क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। तीसरा विचारक है जेएस मिल। आपको बता दूं, जो बेंथम का शिष्य है, जेएस मिल के गुरु बेंथम थे। जेएस मिल ने बेंथम से थोड़ा सा अलग उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा न्याय क्या है? सर्वहित यानी सबकी भलाई वाली वस्तु ही न्याय कहलाती है।
सर्वहित, सबकी भलाई ही न्याय कहलाती है। जेम्स मिल आपको पहले बता दिया उपयोगितावादी है। बेंथम ने संशोधन किया। बेंथम ने ये कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार है उनके बारे में उनकी जो बातें थी कि प्राकृतिक अधिकार संबंधी शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला नष्ट कर देती है। बेंथम ने आगे जाकर के कारण और परिणाम दोनों में संशोधन किया, क्वांटिटी दोनों में संशोधन करता है। ये है जेम्स मिल का न्याय सिद्धांत, सर्वहित का सिद्धांत, सबकी भलाई का सिद्धांत। ये मध्यकाल के तीन मुख्य विचारक हैं, मध्यकाल का न्याय सिद्धांत। और नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक यानी मध्यकालीन आधुनिक काल का न्याय सिद्धांत, जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है। वर्तमान का अगर कोई न्याय का सिद्धांत सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वो है जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए, जॉन रोल अमेरिका के जाने माने दर्शन शास्त्री है। जॉन रोल हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो यूएसए है वहां पर दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे हैं। जॉन रोल्स को सामाजिक जो न्याय का इनका सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जॉन रोल समतावादी विचारक माना जाता है, समतावादी विचारक माना जाता है। जॉन रोल ने जो न्याय का सिद्धांत दिया उस पर 1960 में यूएसए में हुआ नृजातीय आंदोलन की स्पष्ट छाप इस पर दिखाई देती है। तो जॉन रोल्स को वर्तमान समय में सबसे मुख्य न्याय सिद्धांत देने वाले विचारकों में माना जाता है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का नाम है द थियरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी जॉन रोल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द थियरी ऑफ जस्टिस। थियरी ऑफ जस्टिस की रचना 1971 में की। थियरी ऑफ जस्टिस में जॉन रोल ने अपना मुख्य न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन रोल्स एक उदार समतावादी विचारक माना जाता है। जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है ये बताऊं उससे पहले ये बताना जरूरी है कि जॉन रोल किससे थोड़ा प्रभावित था। जॉन रोल लोक से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? लोक से प्रभावित था और कांट से भी प्रभावित था। विरोधी किसका था सबसे ज्यादा? विरोधी बेंथम का विरोधी था। बेंथम का विरोधी था। जॉन रोल्स के अगर न्याय सिद्धांत को देखा जाए तो जो लोक ने समझौता सिद्धांत दिया था, सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, समझौते से पूर्व की अवस्था को जॉन लोक ने यहां शामिल किया है। कांट से क्या सीखा? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कहां से ग्रहण की? इन्होंने इमैनुएल कांट से ग्रहण की। तो जॉन रोल्स ने न्याय का क्या सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? जॉन रोल्स का न्याय स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता। जॉन रोल्स के अनुसार स्वयं की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित आपको अधिक स्वतंत्रता मिले। अर्थात जॉन रोल्स ने कहा, जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को अगर देखा जाए, उनके सिद्धांतों की अगर चर्चा की जाए तो जॉन रोल्स ने दो मुख्य बातें बताई। नंबर एक, अधिक स्वतंत्रता। अधिक स्वतंत्रता तभी आ सकती है जब व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र हो। जब स्वयं स्वतंत्र हो तब अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा यानी अज्ञान का आवरण।
बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जॉन रोल्स का। जॉन रोल्स का अज्ञान का पर्दा क्या है, अज्ञान का आवरण क्या है, ये पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जॉन लॉक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जॉन लॉक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जॉन लॉक से उन्होंने सामाजिक समझौता था, उनसे पूर्व की बात उन्होंने स्वीकार की। जॉन लॉक की जो सामाजिक समझौते की स्थिति है उसके पूर्व की बात को वो अज्ञान के आवरण में दर्शाता है। अर्थात जॉन रोल्स का अज्ञान का पर्दा क्या है, अज्ञान का आवरण क्या है। जॉन रोल्स कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है। सामान्य स्थिति में ही रहता है, विशेष में नहीं। अर्थात जॉन रोल्स कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अज्ञानता के धरातल पर बैठा रहता है जो अपनी विशेष योग्यता को नहीं पहचानता है। जॉन रोल्स कहता है व्यक्ति खुद की अपनी योग्यता के बारे में अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं रखता है। व्यक्ति को न तो अपनी धर्म के बारे में जानकारी है, न अपनी जाति के बारे में जानकारी है, न अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी है, न अपनी विशेष योग्यता के बारे में जानकारी है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सभी को अपने समान मानता है, अपनी योग्यता का पता नहीं रहता है। ऐसे चारों ओर अज्ञानता के आवरण में घिरा रहता है। ये वही स्थिति है जो जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के पूर्व की स्थिति है। वही जॉन रोल्स का अज्ञान का आवरण कहलाता है। अर्थात अज्ञान का आवरण क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति से घिरा रहता है, अपने आप को सामान्य मानता है, अपनी विशेष बातों के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता है, न जाति, न धर्म, न विशेष योग्यता, न संस्कृति आदि के बारे में कुछ नहीं जानता है। सब कुछ अनभिज्ञ रहते हुए अपने आप को अन्य से समान मानता है, अन्य से अलग नहीं मानता है। ऐसे अज्ञान के आवरण में घिरा रहता है। वो ही जॉन रोल का अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान का आवरण है। जॉन रोल्स ने कांट से क्या चीज सीखी? कांट से व्यक्ति की गरिमा सीखी। ये क्या कहता है? उचित शुभ से पहले है। क्या कहता है जॉन रोल्स? उचित शुभ से पहले है। नंबर 2, अधिकार शुभ से पहले है। नंबर 3, आत्मन साध्य से पहले है। आत्मन साध्य से पहले है। ये बात इन्होंने कांट से ग्रहण की थी। व्यक्ति की गरिमा के बारे में वह चर्चा करता है। जॉन रोल्स ने यह कहा प्रत्येक मनुष्य को अगर एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था दे दी जाए, वो ही राज्य न्यायप्रिय है जहां कल्याणकारी व्यवस्था हो, जहां समता युक्त समाज हो। वो ही जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत माना जाता है। जॉन रोल्स किस बात का विरोधी था? नंबर 1, न्याय के परंपरागत सिद्धांत का विरोधी था। नंबर 2, यह बेंथम का बहुत बड़ा विरोधी माना जाता है। बेंथम का जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, उनका बहुत बड़ा विरोधी माना जाता है। जॉन रोल्स के सिद्धांत की आलोचना किसने की? मार्क्स ने क्या कहा? ये पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन
करता है। मार्क्स ने कहा जॉन रोल्स पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत के महान दार्शनिक अमर्त्य सेन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जॉन रोल्स बांसुरी तो सबको देता है लेकिन बजाना किसी को नहीं सिखाता है। अर्थात जॉन रोल्स मुख्य सामाजिक न्याय का प्रणेता माना जाता है, समतावादी सिद्धांत या समतावादी न्याय का प्रणेता माना जाता है। जॉन रोल्स विभेदकारी सिद्धांत का भी प्रणेता माना जाता है। विभेदकारी सिद्धांत, जॉन रोल्स का भेदमूलक सिद्धांत क्या है? जॉन रोल्स ने कहा जिस व्यक्ति को अधिक आवश्यकता है उसे पहले देना चाहिए, अन्य लोगों के साथ भेदभाव करके उस व्यक्ति को पहले दिया जा सकता है। यही जॉन रोल्स का भेदमूलक सिद्धांत माना जाता है। अर्थात ये था विश्व के वर्तमान के महान न्याय सिद्धांत के जन्मदाता, अमेरिका के हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन रोल्स, जिन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया, जो किसका समर्थन करता है? भारत में आरक्षण का समर्थन करता है, संरक्षणवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे कि भारतीय चिंतन में न्याय क्या है। अगर ये देखा जाए न्याय की परिभाषा में भारतीय चिंतन में न्याय क्या है, तो भारतीय चिंतन में न्याय देखने से पहले प्लेटो के न्याय के समीप जाना पड़ेगा। भारतीय चिंतन में न्याय, भारतीय चिंतन में न्याय देखा जाए तो प्लेटो के समान, यानी अपने धर्म की रक्षा करना, स्वधर्म पालन करना, स्वधर्म का पालन। चिंतक, भारतीय चिंतक कौन है? मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, सोमदेव आदि भारतीय चिंतक माने जाते हैं। मनु और कौटिल्य ने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता योग्यता के आधार पर काम करना, यानी निष्पक्षता बिना किसी भेदभाव के साथ अपने धर्म का पालन करना ही न्याय कहलाता है। तो ये था भारतीय चिंतन में न्याय। प्लेटो के समान अपने धर्म की रक्षा करना, स्वधर्म की रक्षा करना, स्वधर्म का पालन करना। भारतीय चिंतक कौन कौन है? मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये था भारतीय चिंतन में न्याय। उम्मीद करता हूं कि आज का ये न्याय का ये टॉपिक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।